Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 10, that is gravitation. Okay. So far we have discussed about the gravitational force which was acting between the earth and the moon and the earth and the sun and the other planets and the sun. So today we will discuss about the universal law of gravitation. Universal law of gravitation कल भी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था. Universal law of gravitation states that every two objects in this universe, कोई भी दो object जो कि इस universe में present हैं, they attract every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. अब आप सोचेंगे कि मैम ने इतनी बड़ी लाइन क्या बोल दी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया. तो वो क्या समझ में नहीं आया आपको, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे. देखिए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि कोई भी टेबल है और कोई भी चेयर है. ठीक है, ये मान लीजिए टेबल है और टेबल चेयर नहीं बोलते हम लोग, हम क्या बोलेंगे, सन और अर्थ बोलेंगे या अर्थ और मून बोलेंगे. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ. ये थोड़ी बड़े साइज की दिखाई दे रही है और ये थोड़ी छोटे साइज की दिखाई दे रही है, तो हम यही मान लेंगे कि ये अर्थ है और ये क्या है, मून है. ठीक है, अब अर्थ का मास क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको हम बड़े एम से दिखाई देते हैं, कैपिटल एम से, और मून का मास स्मॉल होगा, उसको हम किससे दिखा देते हैं, स्मॉल एम से दिखा देते हैं. अब जैसे कि मैंने बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. किस फोर्स से, इस फोर्स से जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. किस फोर्स से, एफ से, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस से. तो यहाँ पर हम कैपिटल एम ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस यानी कि कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. मून के सेंटर से और अर्थ के सेंटर से इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है उसका हम स्क्वायर अगर लेते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या आता है, तो F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इसके अंदर. अब हम क्या कहेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो अगर हम ये साइन हटाएंगे तो हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर एक यूनिट इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसको हम बोलते हैं जी. जी यहाँ पर है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. जी क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. बाकी सब चीजें वही रहेंगी, हमने बस ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, जी एम इंटू एन अपॉन डी स्क्वायर. तो हमारे पास ये वो फोर्स आ जाता है जिससे अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और मून जो है अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो इस तरह से ये फोर्स हमारे पास आता है. तो ये फोर्स जो होता है किस पर डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी कि अगर आप इस डिस्टेंस को थोड़ा दूर करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, क्या होगा, इस चीज को आप कम कर रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इस चीज को आप ज्यादा कर रहे हो यानी कि दूर कर रहे हो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा. जब आप डी का वैल्यू बढ़ा देंगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यानी कि जब आप दो चीजों को आपस में से दूर करोगे तो उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी कम होगा, है ना. जब दो चीजों को आपस में दूर करोगे, सिमिलरली दो मैग्नेट्स हैं, मान लीजिए दो चुंबक के पीसेस हैं, ठीक है, आप उन दोनों को पास में लेकर आए, दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा. लेकिन जैसे जैसे आप उन दोनों को दूर लेकर जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो. दोनों के डिस्टेंस को बढ़ाने की वजह से उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. यही चीज हम यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाओगे, इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा.
लेकिन अगर मासेस बढ़ते हैं, यानी कि दोनों का मास बढ़ता है, तो उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम किस तरह से फोर्स को निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू फिक्स्ड होती है, हमें मास ऑफ अर्थ भी पता है, हमें मास ऑफ मून भी पता है, हमें उनके बीच का जो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी हमें पता है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें किस तरह से कैलकुलेट किया है। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें जी जो होता है वो यहाँ पर कांस्टेंट होता है, और जी की जो वैल्यू होती है वो किसने फाइंड आउट की थी, जी की वैल्यू, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो जी की वैल्यू जो थी ना, सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड आउट की थी। किसने फाइंड आउट की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। कैसे निकाली थी, तो जी की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला ये था, F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, F इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, अब हमें यहाँ से जी निकालना है, तो आप जी को क्या कर लोगे, अलग कर दोगे। जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट करते चलेंगे, हम सबकी एसआई यूनिट यहाँ पर पुट करते चलेंगे। तो फोर्स की क्या है एसआई यूनिट, न्यूटन। ठीक है, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है, लेकिन यहाँ पर डी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, मीटर का स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। मास क्या होता है, केजी में होता है, किसी का भी मास लोगे आप केजी में ही लोगे, तो हमारे पास जो यूनिट्स आएंगी दैट विल कम आउट टू बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट आती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपके पास इसकी यूनिट आ जाती है। अब जो हेनरी कैवेंडिश नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी जी की यूनिट निकाली। तो जी की जो यूनिट है, जी की वैल्यू जो है दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11। कितनी है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ये उसकी यूनिट है। याद रखनी है आपको, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में यूनिट, ये वाली जो यूनिट है वो दी भी हुई होती है और कईयों में नहीं भी दी हुई होती है, तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। ओके, नाउ हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स में होता है, तो हम इस तरह से उनकी वैल्यूज, अगर हमें उन दोनों का मास पता हो, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पता हो, तो हम उसके फोर्स की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सल जो होता है लॉ, हम इसको क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल, हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे अर्थ के सरफेस पर ही ये चीज फॉलो नहीं होती है, यूनिवर्स में सारी जगह ये चीज फॉलो होती है। जैसे कि यूनिवर्स में हमारा सन भी है, यूनिवर्स में हमारे पास दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, तो अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स के बीच में भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उसके भी वैल्यू हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये लॉ जो है वो पूरे यूनिवर्स में फॉलो होता है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चाहे वो बॉडी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, यानी कि छोटी से छोटी चीज भी क्यों ना हो और बड़ी से बड़ी चीज भी क्यों ना हो, सारी जगह ये लॉ फॉलो होता है। ठीक है, saying that f is inversely proportional to the square of the distance means d gets bigger by a factor of 6 and f becomes इतने टाइम स्मॉलर। अच्छा देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ा दूं, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं, तो डबल कर दूंगी तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि अगर डिस्टेंस जो है वो डबल करते हैं ना, तो हमारा जो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, यानी कि वो 1/4 ही रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका, इसके अंदर आप फॉर्मूलाज भी आपको दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे। ओके,
नेक्स्ट आता है आपके पास हाँ जी, तो ये था हमारा इसका पार्ट, ये था हमारा ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसका पार्ट है। अब आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपको द मास ऑफ द अर्थ इज 6 पॉइंट इंटू 10⁻24 kg। अर्थ का मास कितना होता है? अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻4 kg। और मून का मास कितना है? मून का है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। तो बड़ा बताइए मास किसका है? बड़ा है अर्थ का, क्योंकि 10⁻24 kg है, यहाँ पर है 10⁻22 kg। तो ये अर्थ का मास गिवन है, ये आपको मून का मास गिवन है। दोनों के बीच में जो मून और अर्थ के बीच में जो उनके बीच में सेंटर है, उनके जो डिस्टेंस है दैट इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर आपको गिवन है। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपको गिवन है। तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या क्या चीजें गिवन है आपको? सारी चीजें गिवन है। फॉर्मूला पुट करेंगे आप इसका और आंसर निकालेंगे जब, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है? वैल्यू आती है हमारे पास 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ठीक है, तो हमें याद रखनी है इन दोनों की यूनिट्स। अर्थ का मास है ये वाला, मून का मास है ये वाला। डिस्टेंस उनके बीच में करीब 3.84 इंटू 10⁸8। यहाँ पर मीटर में हमने चेंज कर लिया है, वो किलोमीटर में गिवन था, क्योंकि जो यूनिट्स होती है हमारे न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर तो वर्क की होती है। फोर्स में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वहां भी मीटर में मिल गया, तो यहाँ भी हमें उसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो फोर्स आता है अर्थ और मून के बीच में, दैट कम्स आउट टू बी 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। कितना? 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन हमारे पास क्या जाता है? फोर्स। यानी कि इस फोर्स से अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, thus the force exerted by the earth on the moon is 2.01 into 10⁻20 Newton. Okay, चलिए। Now coming to the importance of the universal law of gravitation. अब ये universal law of gravitation जो कि पूरे यूनिवर्स में फॉलो होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो हम देखते हैं the force that binds us to the earth, यानी कि हम लोग जो हैं वो अर्थ के सरफेस पर खड़े कैसे हैं, हम लोग अर्थ पर खड़े कैसे हैं, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से खड़े हैं। यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसमें फॉलो हो रहा है। हमारे अंदर और अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमको अर्थ के सरफेस से बाइंड करके रख रहा है। हम भी इसीलिए अर्थ के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून का जो मोशन होता है अर्थ के अराउंड, वो भी इसी वजह से होता है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड घूमते हैं, उनका मोशन भी इसी वजह से होता है। अब जो टाइड्स आ रही हैं मून पर या सन पर, जो टाइड्स आती हैं हमारे अर्थ के सरफेस पर, वो भी किस वजह से आती हैं? वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या सन के ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से वो टाइड्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आपसे पूछ ली जाएगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप कहेंगे जो टाइड्स आ रही हैं, हम लोग जो खड़े हैं, जो मून मूव कर रहा है हमारे अर्थ के अराउंड, जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, ये सभी किस वजह से पॉसिबल हैं? ये पॉसिबल हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? हमें पता है कि अर्थ जो होती है वो अपनी तरफ हर चीज को अट्रैक्ट करती है। वो किस वजह से अट्रैक्ट करती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के टुवर्ड्स गिर रहा है सिर्फ इसी फोर्स की वजह से, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज को ऊपर उछाला, ठीक है, और वो चीज नीचे आके गिरी, तो अगर वो चीज सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आकर गिर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। यानी कि
whenever an object, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, कभी भी whenever an object fall towards the earth, यानी कि अर्थ के towards गिरता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर है? वो ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल में। क्या है? फ्री फॉल में। मान लीजिए ये अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है, अर्थ हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है, तो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ से उछाला, यानी कि ऊपर की तरफ उछाला। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए कि किसी स्टोन को ही उछाला, तो हमने किसी पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला, तो वो पत्थर क्या होगा? कुछ देर बाद नीचे आके गिरेगा। तो अगर वो पत्थर नीचे आके गिरता है सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो हम क्या कहेंगे कि वो पत्थर क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। हाँ, तो जो फ्री फॉल जब हो रही होती है ना, उसमें क्या होता है कि वेलोसिटी जो होती है, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन। जब हम पत्थर को ऊपर उछालते हैं तो पत्थर उसी डायरेक्शन में नीचे आके गिरता है। क्या पत्थर की डायरेक्शन चेंज होती है? नहीं, पत्थर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बट अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी जो होती है ना, वो चेंज होती रहती है। जब हमने पत्थर को ऊपर उछाला, पत्थर नीचे आके गिरा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, पत्थर ऊपर से सीधा नीचे की तरफ ही आएगा और उसी सेम डायरेक्शन में आएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है हर पॉइंट पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो चेंज होता रहता है। एनी चेंज इन वेलोसिटी, हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज को या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा होता है, तो वो क्या होता है? एक तरह का कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्या होता है? एक कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वहां पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है। और ये एक्सेलरेशन किस वजह से है? ये एक्सेलरेशन हो रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसीलिए हम इस एक्सेलरेशन को क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम बोल देते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल जी से। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको कब देखने को मिलता है? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है। जब हम किसी को ऊपर उछालते हैं किसी चीज को, वो नीचे आके गिरती है सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, लेकिन उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें वहां पर देखने को मिलती है। इससे हम ये चीज निकालते हैं कि जहां रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कि वहां पर क्या इन्वॉल्व है? एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। और वो एक्सेलरेशन हो किस वजह से रहा है? वो एक्सेलरेशन हो रहा है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए हम इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। आप स्मॉल जी और कैपिटल जी में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जी, कैपिटल जी जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको किसने फाइंड किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। लेकिन ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्मॉल जी, जो कि हमें फ्री फॉल में देखने को मिलता है। तो हमें पता है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो क्या कहता था कि F = m × a होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है, तो हम क्या करते हैं? इस g को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देंगे? हम यहाँ लिख देंगे F = m × g, क्योंकि जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से है। तो हम यहाँ पर नई टर्म इंट्रोड्यूस कर देंगे, दैट इज F = m × g। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ा था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपने क्या पढ़ा था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपने पढ़ा था कि F = g m × m/d² पढ़ा था। ठीक है, और न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उससे हमने पढ़ा कि F = m × g होता है। ठीक है, अब ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो F के बराबर हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हम इनको आमने सामने लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी f के बराबर है और ये भी f के बराबर है। तो जब हम इनको आमने सामने लिखेंगे तो यहाँ से एक m इस m से कट जाएगा, तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल G इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। जहां पर m क्या है, वो है मास ऑफ अर्थ, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो d है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, यानी कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ये। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन नियर द सरफेस। अब हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट द ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है। अब जो डिस्टेंस होगा d विल बी इक्वल टू r, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा। r के इक्वल, r क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, हमने यहाँ पर r क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसमें क्या था, जो डिस्टेंस हम लोग लेते थे, हम क्या करते थे, उन दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेते थे। यहाँ भी हम यही कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है और अर्थ क्या है, दूसरी ऑब्जेक्ट है। अर्थ का सेंटर ये है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ये है, तो हम क्योंकि हम लोग जो है अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, तो हम लोग का जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का वो हम क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर g कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं कि रेडियस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, r के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। तो हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि g इज इक्वल्स टू की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, g जो है वो कांस्टेंट है, m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, r जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम लोग g की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, g की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो अर्थ है ना हमारा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, मतलब कंप्लीटली राउंड इन शेप नहीं है। वो थोड़ा सा हम देखते हैं ना, कैसे बना सकती हूँ मैं इसको, इस तरह से बना सकती हूँ। पहले तो हम इसे इरेज करते हैं, नहीं ये इरेज नहीं होगा, चलिए। तो अर्थ जो होती है ना वो कंप्लीटली राउंड इन शेप नहीं होती, वो हमें कुछ कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। पोल से तो वो मोटी मतलब इस तरह से होती है, ये हमें ऐसी देखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीटली राउंड शेप नहीं है, ये कंप्लीटली राउंड शेप नहीं है, ये इस तरह से शेप है। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये मान लीजिए सेंटर ऑफ अर्थ, तो आप इस रेडियस को देखें और इस रेडियस को देखें तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर आपको रेडियस की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, कम देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको रेडियस की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, ज्यादा देखने को मिल रही है। इस वजह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो कैसे, एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, हम देखते हैं कि पोल्स, ये पोल्स हैं, ठीक है, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन वी कैन टेक g टू बी मोर और लेस कांस्टेंट नियर द अर्थ। हम g की वैल्यू को, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट ही लेते हैं इसको, ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसके अंदर, बट फिर भी हम इसको कांस्टेंट लेते हैं। हम लेते हैं इसकी वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो g की वैल्यू हमें पता ही है कितनी आती है, g की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11, और मास ऑफ अर्थ हम लेते हैं 6 इंटू 10⁻24, और जो रेडियस है अर्थ का वो अराउंड 6400 किलोमीटर होता है, उसे हमें मीटर में चेंज करना पड़ता है। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। थैंक यू।